तो आज हम 27 फरवरी और साथ ही में 28 फरवरी दोनों का करंट अफेयर देखेंगे। बेसिकली हम कल ही 27 वाली देखते बट अनफॉर्चुनेटली वेबसाइट पे बिहार स्पेशल की डाटा मेंशन नहीं थी और इवन आज 28 को भी बिहार स्पेशल की जो करंट अफेयर है उसकी डाटा अपलोडेड नहीं है। फिर भी हम लोग जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है हिंदी वाली उससे बिहार स्पेशल रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे और साथ में बाकी जो भी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी, मिंट जो भी पेपर्स है जो हमारे प्रीलिम्स या वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो है एक पुस्तक है महिलाएं, काम और शांति। किसने लिखा है? तो ईला भट्ट ने। नेक्स्ट हमारा न्यूज है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के सुप्रीम जज थे उनके खिलाफ फर्जी जालसाजी करने के खिलाफ अलग-अलग क्षेत्रों में देश में हंगामा हुआ था और साथ ही में जो हमारा विपक्ष है उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में इनको निष्कासन करने के लिए आवाज उठाई थी। तो उसी के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने 3 सदस्यीय सदस्य का एक कमेटी गठित किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ बनी समिति में कौन-कौन से नियुक्त थे, ठीक है? जस्टिस वर्मा कहाँ के जज थे? तो दिल्ली हाई कोर्ट के थे वो, ठीक है? नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने जो हमारा माउंट आबू था उसका नाम क्या रख दिया है? अबू राज। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजव लील हक के तहत क्या किया है? अटैक किया है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा न्यूज है मेलेनिया ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प जो कि राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी पत्नी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, आगे भी जब करंट में आएगी तो इसको स्पेसिफिक देखेंगे। पटना हाई कोर्ट को मिलेंगे 9 न्यायाधीश। तो पटना हाई कोर्ट के 9 न्यायाधीश मिलने से संख्या कितनी हो जाएगी? 47। और पटना हाई कोर्ट में टोटल कितने अधिकतम जज हो सकते हैं? तो 53। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा। एआई के बारे में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज को अलग-अलग भाषा सीखने में, समझने में या ट्रांसलेट करने में मदद करती है। अलग-अलग टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल है जैसे रोबोट बनाने में, हेल्थ में दवाई की पहचान करने में, ऑपरेशंस में, सो मेनी मोर। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन के तहत हमला किया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे अभी दौरे पे, हमने इजराइल के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा भी है। आज इसका हम मैपिंग देखते हैं। तो इजराइल ये मान लीजिए पूर्व है, ये मानिए नॉर्थ उत्तर है, ये वेस्ट पश्चिम है और नीचे दक्षिण है, ठीक है? तो इजराइल के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है? इजराइल किन किन देशों से लगा है? तो सीरिया से लगा हुआ है, जॉर्डन से लगा हुआ है, इजिप्ट से लगा है और लेबनान से लगा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जेल सीरिया यानी सीरिया को जेल में डालो। जे से जॉर्डन, ई से इजिप्ट, एल से लेबनान। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसे इजराइल का राजधानी क्या है? तो जेरूसलम, ठीक है? इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जैसे बिहार में, सॉरी भारत में है उसी तरीके से। तो इसको अभी आप देखो
जैसे एक है मितजबे शैले, और ये देखो आप यहाँ पे डेड सी जो है मृत सागर, वो भी इसराइल के पूर्व में है, ठीक है। इसके अलावा इसराइल के कुछ और इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे गाजा, है ना, तेल अवीव जो इसका एक और राजधानी है इसराइल का, बेनथेलम, वेस्ट बैंक जिस पे पिछले साल हमास के द्वारा अटैक किया गया था, नेबुलस, जेनिन, नेत्याना, हाइफा, तिब्रिस, नजारेत, गोलन हाइट, और एक और जो इम्पोर्टेंट है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, सी ऑफ गैलीली। तो दो सी जो आपको इजराइल के आसपास तीन सी मिल रहा है, सी ऑफ गैलीली, डेड सी और मेडिटेरियन सी। इजराइल के बारे में जो कुछ समझौते भारत और इजराइल के बीच में हुआ है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है यूपीआई। यानी अब जो हमारा देसी यूपीआई है वो इजराइल में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है कि इजराइल जो है वहाँ की किसानी बहुत ही आधुनिक है। यानी वहाँ पे नालों को बहुत प्रौद्योगिकी के माध्यम से साफ करना, ड्राउट वाली क्षेत्रों में जहाँ पे खेती हो नहीं सकती, वैसी खेतियों को भी वो फसल के लिए उपयोगी बना देते हैं। तो इसलिए इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है फार्मिंग में, कृषि में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने ना इजराइल के साथ एक सेंटर ऑफ इनोवेशन बनाने का एमओयू साइन किया है। तो भारत का आपको पता है आईसीएआर, है ना, और मशाओ, इन दोनों ने क्या किया है ना कि एक एमओयू साइन किया है। किस लिए किया है? तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत को मदद करने के लिए। और भारत इसके माध्यम से क्या करेगा? विलेज ऑफ एक्सलेंस बनाएगा। यानी ऐसे विलेज को डेवलप करेगा कि वहाँ एग्रीकल्चर जो हो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो, और साथ ही में एग्रीकल्चर जो हो हमारा इकोनॉमिक्स यानी हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ बन सके। इसके अलावा इजराइल हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल में बनेगा, इसके लिए भारत के साथ समझौता किया है, ठीक है, राष्ट्रीय मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में। इसके अलावा बहुत से एक और जो इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड, इन्होंने ना एकेडमिक एमओयू साइन किया है। किसके साथ? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का और हेब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम। ये दोनों क्या करेंगे ना कि बुद्धिस्ट स्टडी यानी बौद्ध धर्म के स्टडीज, उनके अध्ययन करेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनका क्या धार्मिक महत्व था। मैथमेटिक्स पे ये लोग दोनों रिसर्च करेंगे, आर्कोलॉजी, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी और हेब्रू यूनिवर्सिटी। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम जो है ये भारत और इजराइल दोनों मिलकर एक साथ बनाते हैं। 2023 में जब अटैक हुआ था हमास का इजराइल में, तो भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को निकाला था, और फिर इजराइल और ईरान के समय ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते से भारतीयों को निकाला था। अब जैसे आपको पता है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के माध्यम में बहुत आगे है, तो भारत ना हीरोइन, सर्चर 2, हारोप ड्रोन, है ना, ऐसे उसके बाद स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी भारत इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बजट से रिलेटेड है, भारत ना एक इको ट्रेल सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इको ट्रेल्स का मतलब क्या है? यानी इकोलॉजी के यानी पर्यावरण के अनुकूल आप मानो कि पर्यटन को बढ़ावा देने का एक पहल है, बस ऐसे ही मानो। और ये कहाँ कहाँ शुरू हो रहा है? तो अराकू वैली, देखो बोलने के क्रम में मैं कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं गलत पढ़ता हूँ, वो हो जाता है स्पीड में। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में स्विच ऑक्शन को मैंने एक्शन बोल दिया था। तो अराकू वैली कहाँ है? ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट में। पोढ़ी गई मलाई कहाँ है? पश्चिमी घाट में। इन दोनों को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। साथ ही में
टर्टल ट्रेल्स कहाँ बनाया जाएगा? तो उड़ीसा, कर्नाटक और केरला में। यानी आप मान लो, बस ऐसे समझो को कछुओं के रिलेटेड उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पक्षियों से रिलेटेड कहाँ पे होगा? तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पे। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जो नोएडा का नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स कराती है, ठीक है, उसको ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक टर्म है जिसका नाम है प्लानिटेरी बाउंड्रीज। प्लानिटेरी बाउंड्रीज में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, प्लैनेट। अब बाउंड्रीज एक वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम आसान है। तो प्लानेटरी बाउंड्री यानी आपको प्लानेट यानी आपका जो पृथ्वी है या बाकी और जो प्लानेट है, उसको आपको क्या करना है, एक बाउंड्री के लिमिट में, यानी उसको बिना नुकसान पहुंचाए क्या करना है, आपको अपना जीवन यापन जो है उसको करना है, ठीक है। जैसे आप आज जान रहे हो कि टेक्नोलॉजी का तो चलन है, बट टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? वो हमारे प्लानेट के लिए, हमारे अर्थ के लिए एक काम की चीज है, तो उसके लिए एक बाउंड्री होना चाहिए, यानी एक लिमिटेशन होना चाहिए। बस यही टर्म है और कुछ नहीं है। एक इनिशिएटिव है 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक इनिशिएटिव। किसका है? तो रेलवे का है, ठीक है। और ये क्या करेगा ना कि और ट्रांसपेरेंसी लाएगा, यानी और ज्यादा क्या करेगा, वो पारदर्शिता लाएगा रेलवे के रिलेटेड, उसमें और सुधार से संबंधित वो काम करेगा। एक बस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि साइबर स्पेस साइबर सिक्योरिटी, यानी स्पेस में साइबर सिक्योरिटी कैसे स्थापित किया जाए, उस पे फ्रेमवर्क कौन लाया है, बस इतना ही पूछेगा। तो वो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो वो सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया, इन दोनों ने मिलके एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। किस लिए किया है? तो अंतरिक्ष में साइबर सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, कि अंतरिक्ष में जैसे उपग्रह है, आपको पता है, या अलग अलग देशों के मिशन होते हैं जो वहाँ पे अन्वेषण करते हैं, तो उसमें किसी तरीके का साइबर अटैक ना हो या साइबर थ्रेट ना मिले, कि उस अन्वेषण को, उस उपग्रह को जो लॉन्च हुआ है ऑर्बिट में, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत और नेपाल ने ना एक एमओयू साइन किया है। किस रिलेटेड? जंगल से रिलेटेड, वन जीव से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब इन सब चीजों में इंडिया और नेपाल एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। अब जैसे क्या क्या आ सकता है, जैसे आपको पता है कि भारत और नेपाल में हाथी बहुत मिलते हैं, डॉल्फिन मिलते हैं, राइनोसोरस मिलती है। तो इन सब की सुरक्षा जो भारत और नेपाल सीमा है वहां पे किया जा सके, इसके लिए कुछ कॉरिडोर बने हैं, जैसे खाटा कॉरिडोर। तो ये खाटा कॉरिडोर ना नेपाल का बारदिया नेशनल पार्क और इंडिया का काटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच बना है। तो ये क्या करेगा कि ये फॉरेस्ट यानी जंगल, हाथी, जानवर जो भी हैं, उनकी सुरक्षा का काम करेगा। उसी तरीके से वाल्मीकि चितवन लिंकेज, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का है, ठीक है, और चितवन नेशनल पार्क और परसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो नेपाल का है, उसके बीच में ये दोनों लिंकेज का काम करेगा, जिससे हम पर्यावरण के दिशा में सहयोग कर पाएंगे। तो इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज दिनांक 27 और 28 का था। इससे अधिक कुछ नहीं है। इससे अधिक अगर कुछ चीज़ें आती है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हम लोग लास्ट में एडुटेरिया का ईयरली कंपाइलेशन करेंगे, एक ऐड ऑन करने के लिए, कि अगर इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हमें वहां से पूरा हो जाए। अब हम आते हैं 28 फरवरी की जो न्यूज है। तो सबसे पहला हमारा न्यूज था चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। इनका ना 95वां वो है जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उसका 95 ईयर जो हम मना रहे हैं।
तो आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश में एक गांव है, वहीं पे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। और ये सबसे पहले ना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन गांधी जी का, उससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे ये क्या हुए कि क्रांतिकारी रुख अपनाने लगे। पहले तो गांधी जी से प्रेरित होकर अहिंसा के कदम पे चले, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि यह रास्ता पे आजादी मिलना मुश्किल है, तो आगे चल के वो क्रांतिकारी रुख अपना लेंगे। तो क्रांतिकारी रूप अपनाने के लिए उन्होंने 3-4 संगठन बनाया, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। इसमें कौन-कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, इन लोगों के साथ मिलके इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया। उसके बाद इसी के तहत उन्होंने काकोरी कांड 1925 में हुई, जिसमें उन्होंने फंड इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना किया। किसके साथ मिलके? तो भगत सिंह जी के साथ मिलके। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सॉरी। इसके बाद वो जॉन सैंडर की मृत्यु में भी क्या थे? एक मास्टरमाइंड थे, ठीक है। उनका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, उनका नाम क्या था? बलराज। बलराज नाम से वो पंपलेट साइन किए थे। 1929 में ना अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद है, वहां जब अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया, तो वो अपने आप को क्या किए? गोली मार के आत्महत्या कर ली। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूनर इक्लिप्स। एक सेकेंड। तो इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स को चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस जो चांद है ना, तो ये चांद के ना और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब ये जो चंद्रमा है, तो ये जब यहाँ आ जाएगी और पृथ्वी चली जाएगी यहाँ, जैसे देखो ये सन है और ये मून है बीच में, और ये है अर्थ। तो जब बीच में पृथ्वी रहेगा तब हो जाएगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा होगा तब हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे टोटल लूनर इक्लिप्स, यानी पूर्ण चंद्रमा कब होगी? जब आपको पूरी तरीके से चंद्रमा क्या होगा, वही जो लूनर इक्लिप्स है उसी को पूर्ण चंद्रमा भी कहते हैं। इसमें 2 टर्म है, एक है अम्बरा, ठीक है। तो अम्बरा क्या होता है ना, जो सूरज है, एक सेकंड रुकिए अच्छे से समझाता हूँ। देखो जैसे ये सन है, ठीक है, ये है प्यारा सा पृथ्वी और ये है मून, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मून है ना, तो ये मून के बीच में सूरज का रोशनी पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी के कारण पूरी तरीके से सूरज की रोशनी से वंचित हो जा रहा है, और ये वंचित हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अम्बरा, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है ना कि जब सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पूरी तरीके से नहीं पड़े चांद पे, तो उसको कहेंगे अम्बरा। और नुम्बरा किसे कहेंगे? जब सूरज की रोशनी पूरी तरीके से चंद्रमा पे पड़ेगा तो उसको कहेंगे नुम्बरा। तो ये होता है अम्बरा आंतरिक क्षेत्र, और ये होता है बाहरी क्षेत्र। 2 ही याद रखना है एग्जाम के लिए। अम्बरा मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा जो है पूरी तरीके से धुंधला हो जाता है, यानी उसमें सूरज की रोशनी थोड़ी भी नहीं पड़ती है, और वह क्या है, अम तब उस पे क्या होती है कि रोशनी नहीं आती, तो उसे अम्बरा कहते हैं। और जब वो पूरी तरीके से सूरज की रोशनी से उजाला देती है तब उसे नुम्बरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है भूपरहरी। तो भूपरहरी में भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब जमीन होता है ना, मिट्टी होता है। तो भूपरहरी बेसिकली क्या है? एक एआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
इसको ना मनरेगा के तहत क्रिएट किया गया है और मनरेगा को मॉनिटर करने के लिए, उसका बेहतर संचालन करने के लिए भू प्रहर यानी भू यानी जमीन को पहरा देना है ना, गांव में सुनते हैं कि पहरा देना, तो उसी को क्या कहें, भू प्रहरी। आपको पता है कि मनरेगा का भी नाम बदल गया है, जिसका नाम क्या पड़ा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे के करंट अफेयर में जब आएगी आर्टिकल तो पढ़ेंगे। एक हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है, इंडिया ने एक AI पॉलिसी लाया था। किस लिए लाया था, तो रूरल यानी ग्रामीण विकास के लिए समावेशी तरीके से, यानी समावेशी ग्रामीण विकास कैसे हो, यानी हर तरीके से हम किसी गांव को विकास कैसे कर सके, इस पे AI पॉलिसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति भारत ने लाया था। तो किसके द्वारा लाया था, तो नीति आयोग के द्वारा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो क्या होगा, वो AI के रिलेटेड ही होगा। और किस लिए होगा, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल गांव में क्या क्या हो सकता है, एक तो खेती होगा, तो AI का यूज किस में करेंगे, गांव की खेती को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा क्या होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, सड़क होगा। तो ये क्या हुआ, समावेशी ग्रामीण विकास हुआ। तो इस पे एग्जाम में क्या पूछेगा कि AI पॉलिसी फ्रेमवर्क समावेशी ग्रामीण विकास के लिए किसने लाया था, तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये एक क्या है, अंत सरकार निकाय है, ठीक ना। और ये 2006 में बना था। किसका ये निकाय है, तो संयुक्त राष्ट्र का है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो है जिनेवा में। और ये ना मानव को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, कैसे उनको प्रमोट किया जा सके, कैसे उनके अधिकार की रक्षा किया जा सके, उसको ये बढ़ावा देता है। अभी इसमें टोटल 47 देश है, ठीक है। और भारत ना लगातार 7वीं बार, ठीक है, 2026 से 28 तक के लिए इसका क्या हुआ है, इलेक्टेड हुआ है इसके लिए, ठीक है, इसकी अध्यक्षता के लिए। भारत ने ना यूनियन बजट में एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए किया गया है, तो ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने के लिए। ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या है, पूर्वी क्षेत्र है ना, यानी जो हमारा भारत है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे अगर ये प्यारा सा हमारा भारत है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना, इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए कौन सा आया है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या करेगा ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगा, जैसे क्या करेगा, सड़क बनाएगा, बिजली बनाएगा, रेल बनाएगा, है ना, इन सब को क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इसी के साथ हमारा 27 और 28 का करंट अफेयर खत्म होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहीं, तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि उतना ही चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताऊँ जितनी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और कहीं-कहीं बीच में मैं फँस जाता हूँ, तो वो इसलिए होता है ना कि रमज़ान का मौका चल रहा है तो गला सूखते रहता है, तो इसलिए वो हो जाता है। सो इसके लिए आप चिंता ना करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का मदद कीजिए। ये तो मैं बहुत कम टाइम में आपका करंट अफेयर करा रहा हूँ, आपका बहुत सारा मैं टाइम बचा रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच।